पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। जिले में अचानक कम हुई कोरोना की रफ्तार। 2 महीने बाद 24 घंटे के अंतराल में मिले महज 6 पॉजिटिव मरीज। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने मांगा वेतन, मिला नौकरी से निकालने का फरमान। भुगतान में देरी, समर्थन मूल्य से किसानों का हो रहा मोह भंग। नए धान को मंडी में बेचने की तैयारी शुरू। अब खबरें विस्तार से। नगर पालिका परिषद के द्वारा शहर के सभी 33 वार्डों से एकत्रित किए जाने वाले कचरे को गर्रा स्थित डंपिंग यार्ड में एकत्रित किया जाता है, जहां पर कोविड के संक्रमण को देखते हुए आम व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके पीछे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि शहर से आने वाले कचरे और मेडिकल वेस्ट में कोविड मरीजों के द्वारा उपयोग की गई सामग्री भी हो सकती है, जिसे यदि सामान्य व्यक्ति या फिर कचरा एकत्रित करने वाले लोग सामान्य हाथों से इसे छू ले तो संक्रमण का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसे देखते हुए गिने चुने कर्मचारियों को छोड़कर अन्य लोगों को डंपिंग यार्ड में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो हमने यहाँ पे हमारे पास जितने भी लेबर्स हैं जो डंप यार्ड पे होते हैं अवेलेबल, उन सारों को मास्क, देन हैंड ग्लव्स, बूट्स, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे देखने में आता है यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ कचरा निकाल के दूसरी जगह भी जाके बेचते हैं दूसरी जगहों पे, तो उनसे किस प्रकार से समझाई दी जा रही है, उनको किस प्रकार की सुरक्षा अपनाने की बात कही जा रही है? जी, सो पहले ये बहुत होता था, बट जब से हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ को टेक ओवर किया है, हम लोग मेक श्योर करते हैं कि जो भी ऐसे होता था कि जो लोकल्स के रेक्टिपर्स पिकर्स आते थे वो कहीं पे भी जा रहे हैं अंदर घुस रहे हैं, यहाँ पे कभी कभी मेडिकल का जो वेस्ट आता था वो उनमें चले जाते थे और वहाँ से सारा वेस्ट निकाल के बाहर लेके जाते थे, उससे उनको भी प्रॉब्लम्स होती थी। सो हमने इन सब चीज़ों पर भी रोक लगा दी है कि बाहर के लोग आके इस जगह से ऐसा कुछ सामान ना लेके जाएँ। क्या नाम आपका? स्वप्निल देशमुख। कुछ रोज पहले प्रदेश शासन ने बड़े ही जोर शोर से प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ बालाघाट के स्वास्थ्य विभाग से कोरोना वायरस से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज तैयारी का मामला ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोल्ड स्टोरेज को लेकर शासन की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद ही कार्य शुरू किए जाने की जानकारी दे रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे बताते हैं कि वरिष्ठ स्तर से कोल्ड स्टोरेज के विषय में उनसे जानकारी मांगी गई थी, जो उनके द्वारा भेज दी गई है। हालांकि अभी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं कि कोल्ड स्टोरेज कहां बनाए जाने हैं और किस तरह से वैक्सीन को सुरक्षित रखा जाएगा। प्रारंभिक तौर पर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी, वर्कर हर किसी की भी जानकारी मांगी गई है, जो भेज दी गई है। आगामी समय में वरिष्ठ स्तर से जैसे ही आदेश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्य किए जाएंगे। अब देखना यह है कि कोरोना का वैक्सीन कब तक देश में आता है और प्रदेश शासन किस तरह से कोल्ड स्टोरेज की तैयारी करती है और हाई रिस्क पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारियों को टीकाकरण के बाद आम आदमी तक टीका कब तक पहुंचता है। स्कूल शिक्षा विभाग में बीते 3 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों को बीते 8 महीनों से वेतन नहीं दिया गया। कंप्यूटर ऑपरेटरों के द्वारा जब अपना वेतन मांगा गया तो उन्हें नौकरी से निकालने के आदेश दे दिए गए। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने बताया कि बीते 3 वर्षों से वे स्कूल शिक्षा विभाग, बीईओ कार्यालय और संकुल प्राचार्य कार्यालय में कार्य कर रहे हैं। उन्हें कोरोना काल के दौरान वेतन नहीं दिया गया, जबकि उनसे पूरा काम लिया गया है। जब उन्होंने वेतन मांगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनकी वेतन दिए जाने के आदेश दे दिए गए, लेकिन वेतन तो नहीं आई, नौकरी से निकाले जाने की बात कही गई। स्कूल शिक्षा विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर जो रखे गए हैं, इनके मानदेय संबंधित हम लोग जो है इसलिए ज्ञापन दे रहे हैं, है ना। अभी देखा जा रहा है कि विगत 7-8 माह हो गया है, अभी तक के समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर को भुगतान नहीं किया गया है और दिनांक
22/9 को बीसी आयुक्त महोदय की जो है 22/10/2020 में जो मीटिंग हुई उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसमें ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर समस्त जिलों को जो है उनको उनकी सेवा समाप्ति किया जाए करके। बस हम लोग हमारी एक ही मांग है, माननीय मुख्यमंत्री साहब से एक ही निवेदन है कि हम इसलिए ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर महोदय जी को कि हमारी जो 7 से 8 माह से जो वेतन नहीं हुई है ना, तो वो हमको वेतन मिला जाए और जो समस्त कंप्यूटर ऑपरेटरों को जो सेवा उनकी समाप्ति के लिए आदेश जो निकाला जा रहा है, उन्हीं लोगों को जो है पुनः अगर ऐसा कोई सर्कुलर आता है तो पुनः इन्हीं लोगों को जो है इस विभाग में रखा जाएगा। लगातार सेवाएं दे रहे हैं। कोविड-19 में भी हम लोगों ने काम किया है, लेकिन बीसी में ये कहा गया है कि आप कोविड-19 में काम नहीं किए हो, आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, विगत 8 माहों से किसी भी ऑपरेटर का वेतन नहीं आहरित किया जा रहा है, जो कि अभी परिवार बहुत विषम परिस्थिति में आके खड़ा हो गया है। ये सरकार की दोहरी नीति, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और बोलती है, राज्य शासन कुछ और बोलता है। ये दोहरी नीति के तहत काम किया जा रहा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि कोविड-19 में किसी का रोजगार न छीना जाए। आज हम लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। ये दोहरी नीति नहीं तो और क्या है। कितने ऑपरेटर होंगे अपने यहाँ? 59 ऑपरेटर हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अब क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? अभी रणनीति तो यही है कि पहले पेमेंट निकाल दिया जाए शासन के द्वारा। दूसरी चीज, अगर ऐसे कभी आदेश होते हैं शासन के खिलाफ हम जाएंगे। कर्मचारी कांग्रेस के द्वारा इस बात का विरोध करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है और जल्द से जल्द कंप्यूटर ऑपरेटरों का वेतन दिए जाने की मांग करते हुए उन्हें पुनः कार्य पर रखने की भी मांग की गई। स्कूल शिक्षा विभाग DPI से 22/10/2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिया गया था। उसमें पहला बिंदु था कि स्कूल शिक्षा विभाग के ऑपरेटरों का मानदेय देने के संबंध में। अब ये देने के संबंध में था कि उनको निकालने के संबंध में था, ये विभाग को भी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब 22/10 को ही सभी BO को और संकुल प्राचार्यों को यहाँ मौखिक निर्देश दिए कि इन कंप्यूटर ऑपरेटरों को वेतन मतलब वेतन तो नहीं दे रहे हैं और सेवा से पृथक किया जाए। कुछ जिलों में ऐसा हुआ था कि उनका एग्रीमेंट जो कंपनी से मतलब अनुबंध हुआ था वो नहीं कर पाए थे, उसी के चलते उन विकास खंडों के और उन जिलों के ऑपरेटरों को सेवा से पृथक करना था, किंतु वो न करते हुए बालाघाट जिले के भी ऐसे सैकड़ों ऑपरेटरों को सेवा से पृथक कर दिए और वर्तमान में BO जो विकासखंड कार्यालय और संकुल जो कार्यालयों में कार्यरत ऑपरेटरों को सेवा में। जिले के भीतर खरीफ के सीजन में लगाई गई हल्की धान की फसल कटकर तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही किसान उसे मंडी या सोसाइटी में बेचने की योजना बना रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह कुछ किसानों का पंजीयन नहीं होना और बीते वर्षों में खरीफ की फसल समर्थन मूल्य पर बेचने पर समय पर भुगतान नहीं होने को बताया जा रहा है। कृषक बताते हैं कि सोसाइटियों में धान बेचने पर भुगतान में अधिकांश देरी हो जाती है, इसलिए उनके द्वारा सीधे मंडी या फिर व्यापारियों को धान बेचने की तैयारियां की जा रही है। बता 20 दिन होता होगा, ज़्यादा होता है। हाँ, कई साल तो खाता ये हो गया तो खाता सुधार। अच्छा, इधर सुनो, जैसे हम पंजीयन कराए, जो भी कराए, अभी हमने क्या कहते हैं कि मंत्री प्रधानमंत्री वाला अभी शिवराज चौहान वाला पैसे नहीं आया है किसान सम्मान का, और अभी जो दिए हैं उसका पैसा भी नहीं मिला है। नहीं मिला है। वर्तमान में जो खेत में धान लगी है, किस प्रकार की धान है ये देखो, हमारी जमीन डूब गई थी। धान किस प्रकार की अभी है? तेजा पचपन हल्की वाली है। तो अभी इसकी कटाई चल रही है। हाँ। तो ये जो धान कटी है अभी, आप ये कहाँ पर दूंगे इसको? सोसाइटी में धान देते हो, पैसा मिलने में कितना समय लगता है वहाँ पर? लग जाता है ज़्यादा, महीना भर। कभी कभी ज़्यादा भी लंबा खींच लेता है, गड़बड़ हुई तो। किस प्रकार की गड़बड़ होती है? हाँ, पाल वो खाता, इसमें कहीं गड़बड़ी आ गई तो दस्तावेजों को लेकर। हाँ। वहीं दूसरी ओर कुछ किसान बताते हैं कि चाहे देरी हो जाए लेकिन वे समर्थन मूल्य पर ही धान बेचेंगे। सोसाइटी में दिया है, अभी तक सोसाइटी में दिया है। पैसा कब तक आता है? पैसा को तो वैसे 1 महीना लग जाता है। 1 महीना लग जाता है। अच्छा, इस बार जो आपने धान लिया है, लगभग कितने एकड़ में लगाया है धान? 3 एकड़ में। क्या स्थिति धान की? बीमारी ने तो हालत ख़राब कर दिया भैया धान का। अच्छा, उकटा माह होता है, वो गले में जो सूखने वाला बाल होता है, इससे 30-40% नुकसान हो जाता है किसान का। तो इस बार भी नुकसान होने के चांसेस हैं? हाँ, दवा मारने पे भी बीमारी रुकने का नाम नहीं लेती। तो नहीं कराया है। कितने साल से नहीं करवाया? 2 साल से। 2 साल से नहीं? क्या कारण है, क्यों नहीं करवाया? माताराम की डेट होने से माताराम के नाम में ज़मीन है। अच्छा, जैसा अगर पंजीयन करवाते तो क्या फ़ायदा होता आपको?
तो सरकारी पैसे का जो मूल्य है, समर्थन मूल्य, इसका पूरा लाभ नहीं पंजीयन ना कराए जाने के कारण आपको इसका लाभ नहीं मिल मिल पाएगा ऐसा। वहीं कुछ किसान अपनी उपज को बेचने के लिए गोंगले कृषि उपज मंडी पहुंच रहे हैं, जिससे उन्हें समय पर पैसा मिल सके। अभी महामारी हल्के में ठुका है। अच्छा, हल्का हुआ है। क्या लगता है कितनी आपको मिल पाएगी राशि? वो अभी तो 16.5 पौने 17 तक ले रहे हैं। जैसे हल्की धान हुई है। हाँ, हमारे को ले रहे हैं 16.5-17 तक। कहाँ पर पता किया आपने? दिगोदा ये मजदूर वाले के। अच्छा, तो आप अभी क्या चाह रहे हैं? इस समर्थन मूल्य पर आप अपनी धान बेचेंगे कि व्यापारियों को बेचेंगे? व्यापारियों को देना है। व्यापारियों को देना है। तो अभी जैसे एक आदेश आया है कि आप जो है बाहर भी, मंडी के बाहर भी अपनी धान बेच सकते हैं, तो क्या ऐसा सोचा है आपने या आपको जानकारी है इस संदर्भ में? मेरे दिमाग में ये था कि मंडी में माल डालना था। अच्छा। जैसे व्यापारी के घर गए, ये कई व्यापारी के घर गए, बोले इतने में होगा तो दे दे, नहीं तो ले जाओ वापस। गए थे आप? नहीं गया हूँ अभी। पर और जैसे मंडी में डाले तो 2-4 व्यापारी आते थे, कोई 5-10 बढ़ते थे, इसलिए मेरा कृषि उपज मंडी गोंगले के कर्मचारी बताते हैं कि उनके द्वारा गोंगले और बालाघाट सोसाइटियों के धान खरीदी की तैयारियां कर ली गई है। यह खरीदी 15 नवंबर से की जाएगी। उससे पहले यदि कोई भी किसान धान खरीदी करना चाहता है या फिर बिक्री करना चाहता है तो उसके लिए भी नीलामी की व्यवस्था करवाई जाएगी। समर्थन मूल्य पे सोसाइटी द्वारा धान खरीदी 15 नवंबर 2020 से प्रारंभ होने वाली है। हर वर्ष मंडी में खुरसोड़ी और बालाघाट सोसाइटी द्वारा धान खरीदी का यहाँ केंद्र कलेक्टर महोदय द्वारा दिया जाता है, जिसके माध्यम से यहाँ पर धान खरीदी होती है। मंडी में तो पर्याप्त व्यवस्था है, पीने के पानी, किसानों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था, और सोसाइटी जो आएंगी उसके लिए बिजली पानी टोटल व्यवस्था उपलब्ध है यहाँ पर। नहीं, जो किसान आ रहे हैं उनको तो बता रहा है कि यहाँ पर हर साल शासन द्वारा केंद्र निर्धारित किया जाता है बालाघाट और खुरसोड़ी सोसाइटी, जो 15 नवंबर 2020 से धान खरीदी होने की संभावना है। अगर धान मंडी में किसान लाता है बिक्री करने तो हमारा स्टाफ तो पर्याप्त बैठा है, हम व्यापारी को बुला के धान किसान की बिकवाएंगे नीलामी के माध्यम से। वारासोनी नगर के गांधी बाल उद्यान के सामने गुरुवार को दोपहर 3 बजे पिकअप व एक्टिवा में टक्कर हो गई, जिससे एक्टिवा में सवार 2 लोग घायल हो गए, जिनका उपचार सिविल अस्पताल में जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसमी बालाघाट निवासी मोनू गोखले बुधवार अपनी बहन मीना हेड़ऊ व 7 साल का बेटा यश गोखले के साथ दोपहर 3 बजे अपने घर एक्टिवा वाहन से जा रहे थे। तभी नगर के गांधी बाल उद्यान के समीप मार्ग से गुजर रहे पिकअप वाहन से एक्टिवा वाहन टकरा गई, जिससे मोनू गोखले व यश गोखले घायल हो गया, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार जारी है। इस दुर्घटना में महिला को हाथ, पैर व सिर में व बच्चे को कमर में चोटें आई है और पिकअप चालक की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था, क्योंकि पिकअप वाहन के पीछे के चक्के में बच्चा आ गया था। भतीजा की उसमें आई थी, मैं बर्थडे में भतीजा के बारसा में आई थी मैं। तो कहाँ जा रहे थे आप लोग? मैं बालाघाट जा रही थी। तो कैसे क्या हादसा हुआ? ये भैया एकदम से इधर एक गाड़ी रखी थी, बीच में हम लोग चल रहे थे, गाड़ी रखी थी तो हम सोचे हम बीच से निकल, ये भैया एकदम से आए हमारी गाड़ी में टकराए, हमारी गाड़ी इस तरफ गिरी। अच्छा वो कि मेरा लड़का आ गया था इनके गाड़ी के चक्के के नीचे। आप लोग कितने लोग थे गाड़ी में? ठीक तक के नहीं मारा, हम 3 लोग थे गाड़ी में। अगर ये 4 पहिया वाला अगर हॉर्न बजा देता तो आप लोग सावधान हो जाते। हम साइड थोड़ी सी भी साइड पर, जब हम इतनी साइड से चल रहे थे, अपने साइड से चल रहे थे, अब इधर एक गाड़ी भी रखी थी, खाली गाड़ी थी, वो खड़ी हुई थी पहले से। अगर एक किक भी मारता तो हम थोड़ा सा और दबा के निकल जाते ना, इन्हें किक तक के नहीं मारे गाड़ी में। तो आप लोग को कहाँ चोटें आई है? अभी हाथ में आई है, लड़का बोल रहा है कमर में लगी, मम्मी हाथ में लगा है, मेरे ये पाँव में लगा है। अरे बहुत बड़ा हादसा होता तो टल गया। बच गई, वो लड़की भी आ गई थी गाड़ी के चक्के के नीचे, मेरी बहन। मैं रोड से जा रहा था अपनी साइड से, ये मैडम जी एकदम से और एकदम से गिर गई, तो मैंने ब्रेक मार दिया, साइड ग्लास में देखा तो, ताकि पीछे के चक्के में वो ना आए। ठीक है, आप साइड से जा रहे थे? मैं अपनी साइड में ही था। तो ये लोग आ गए क्या अचानक? ये पता नहीं, एकदम से गिर गए। गिर गए बीच वाले से, मतलब रोड पे बीच से चक्के से, मतलब बहुत दूर। ब्रेक अगर पड़ गया वो अच्छा हो गया बहुत। तो आप कहाँ जा रहे थे? मैं तो बालाघाट जा रहा था। तो बालाघाट जा रहे थे, अरे अचानक ये लोग आ गए? अचानक वो गिर गए। तो टक्कर कहाँ लगी थी? आगे लगी? नहीं, आगे पीछे कहीं नहीं लगी, मैं अपनी साइड से जा रहा हूँ, ये अपनी साइड में हल्का सा पता नहीं कुछ हुआ, अनबैलेंस गाड़ी, और गाड़ी के बीच में गिर गई है, ना आगे ना पीछे, अनियंत्रित हो गए लोग। ये
28 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 6 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 28 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 28 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1990 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1823 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 145 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 110 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 6 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के आजाद चौक का 1 मरीज, प्रेम नगर का 1 मरीज, गोंदिया रोड बालाघाट का 1 मरीज, वार्ड नंबर 11 वारासुन्नी का 1 मरीज, किरणापुर तहसील के ग्राम मुर्री का 1 मरीज एवं लांजी का 1 मरीज शामिल है। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। आप देखते रहिए पद्मेश 24/7। नमस्कार।